जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई जो है उसे कहा जाता है कोशिका, क्योंकि सभी सजीव चीजें, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो, सभी जो है वो कोशिका से ही बने होते हैं। तो इस कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, किस तरह से देखा, इसका नाम कोशिका या फिर इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, इसका नाम कैसे रखा गया, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट को खुद के बनाए सूक्ष्म दृष्टि से देखा। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल, जो पेड़ के ऊपर छाल होती है उससे एक पतली सी काट ली, बिल्कुल पतली सी, और उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखा, यानी कि माइक्रोस्कोप से। उनका माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह का था। तो जो ये कॉर्क थी इसकी काट को उन्होंने यहां पर रखा और यहां आंख से देखा तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई दिया। यहां पर आप देख सकते हैं ये किस तरह का है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। तो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी उन्हें संरचना दिखाई दी, जिसमें क्या थे, छोटे छोटे कोष्ठ थे। कोष्ठ यानी कि छोटे छोटे कमरे से थे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं जहां से मधुमक्खी निकलती है उनका घर होता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या थे, छोटे छोटे कोष्ठक थे। तो इन्हीं एक कोष्ठक, जो ये छोटा सा आपको एक कोष्ठक दिखाई दे रहा है, इसी को कहा गया कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, और सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। यहां पर भी ये क्या है, एक छोटा सा कमरा है, इसलिए इसका नाम रखा गया सेल, और हिंदी में इसका नाम रखा गया कोशिका। आगे है, सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं, यह जीवन की मौलिक इकाई है। तो ये मैं बता चुका हूं ऊपर ही, जो भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इन मनुष्य हो, जानवर हो या सूक्ष्म जीव हो, सभी सजीव चीजें सांस लेती हैं, जो बढ़ती हैं, अपने जैसों को ही जन्म देती हैं, ऐसी सभी चीजें जो हैं वो कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जो ये कोशिका है इसका आकार कैसा होता है, अगर कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो किस प्रकार की हमें दिखाई देगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पादप की कोशिकाएं। पादप क्या होता है, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो यहाँ पर हमें दिया है प्याज की झिल्ली। प्याज जो है वो क्या होता है, पौधों से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पादप। पादप की झिल्ली है यहाँ पर, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे स्लाइड बनाकर तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे से ब्लॉक दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, ये आपस में जुड़े होंगे, इन ब्लॉक्स को ही कहा जाता है कोशिका। तो लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलके एक प्याज का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, यहाँ पर भी एक कोशिका है, यहाँ पर भी एक कोशिका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी कोशिकाओं के अंदर एक काला सा बिंदु है यहाँ पर बीच में, सभी कोशिकाओं में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जो ये काला बिंदु होता है इसे कहा जाता है केंद्रक, इंग्लिश में इसे कहा जाएगा न्यूक्लियस। और जो ये आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, असल में ये खाली नहीं होती है, इसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव के अंदर कोशिका अंग होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, वो डायग्राम हमारा लास्ट में आएगा, उसके बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है। पादप की कोशिका में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर है पेड़ की पत्ती। अगर कोई पेड़ है उसकी पत्ती से बिल्कुल पतली सी परत निकाल के, झिल्ली निकाल के उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देगी। इसकी संरचना भी बिल्कुल क्या है, प्याज की झिल्ली की तरह ही है, बिल्कुल मिलती जुलती है। यहाँ पर ये क्या है, एक कोशिका है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं इसी तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें भी बीच में एक काला सा बिंदु है, ये बिंदु है, ये क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और जो खाली जगह है वहां पर भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। ये तो हो गई पादप की कोशिकाएं। अगले पेज पर देखते हैं जंतु कोशिकाएं किस तरह की दिखाई देती हैं। यहां पर दिया है जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाएं। जो जंतु होते हैं उसमें अलग अलग तरह की कई सारी कोशिकाएं होती हैं। तो ये जंतु क्या होता है, जंतु में मानव, हाथी, चींटी, मछली आदि, यानी कि आप भी आ गए और मैं भी आ गया। तो इसमें किस किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसमें यहाँ पर सबसे पहले दिया है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं यानी कि जो हमारा खून होता है वो इस प्रकार की कोशिकाएं द्वारा ही बना होता है। आगे है अस्थि कोशिका, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा ही बनी है। आगे है पेशी कोशिका, जो हमारी पेशियां हैं, मसल्स हैं, वो इस तरह की कोशिकाओं से बनी हुई है। इसके बाद है ये अंडाणु, जो कि मादा जनन कोशिका होती है, इस प्रकार की ये दिखाई देती है। आगे है वसा कोशिका। वसा यानी कि जो हमारे शरीर में चर्बी होती है, फैट होता है, वो इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना होता है। और ये है शुक्राणु, जो कि नर में जनन कोशिका होती है, तो ये इस प्रकार का होता है। और आखिरी में है तंत्रिका कोशिका, जिसका आकार कुछ इस तरह का होता है। जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका ही होती है।
तो जो जंतु हैं यानी कि आप हो गए, मैं हो गया, हम सभी जो हैं वो किस तरह की कोशिकाओं से बने हैं? इन्हीं कोशिकाओं से हम बने हुए हैं। कोशिकाओं का आकार और बनावट समझने के बाद आगे है जीवों का वर्गीकरण कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। जो जीव हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उनको बांटा गया है किस आधार पर? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ एक कोशिका से ही बने हुए हैं और कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं एक कोशिकीय जीव से। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? यह जीव एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। इनकी आयु कम होती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये सिर्फ एक कोशिका, एक सेल यानी कि एक कोशिका से ही बने होते हैं। सारा काम जो है वो एक कोशिका ही करती है। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी आयु यानी कि उम्र जो है वो बिल्कुल कम होती है। अगर बात की जाए एक कोशिकीय जीव के उदाहरण की तो इसमें आ जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ये सभी जो जीव हैं ये एक कोशिका से ही बने होते हैं। अब है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? यह जीव एक से अधिक विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें कार्य का विभाजन होता है। अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करती है और इनकी आयु अधिक होती है। जो बहुकोशिकीय जीव हैं ये एक से ज्यादा अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं और इनमें कार्य जो है ना, अलग अलग प्रकार की कोशिका अलग अलग प्रकार का कार्य करती है। जैसे रक्त कोशिकाओं का कार्य अलग होता है, अस्थि कोशिका का कार्य अलग होता है। और जो बहुकोशिकीय जीव हैं इनकी आयु जो है वो अधिक यानी कि ज्यादा होती है। बात की जाए बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण की तो मनुष्य, पेड़ पौधे, हाथी, चींटी, ये सारे उदाहरण हो जाएंगे बहुकोशिकीय जीव। आप और मैं भी क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव ही हैं। अब हमारे सामने सवाल आता है कि कोशिका किससे बनी होती है, यानी कौन कौन सी चीजें जो हैं वो कोशिका का निर्माण करती हैं या फिर कोशिका को बनाती हैं। तो यहां पर हमें दिया है कोशिका के तीन मुख्य घटक होते हैं। तीन मुख्य चीजें होती हैं जिनसे सभी कोशिकाएं बनी होती हैं, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिकाएं हो। तो ये तीन चीजें कौन सी हैं? तीनों यहां पर लिखी गई हैं आपके लिए। इसमें पहला है प्लेज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, दूसरा है केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है और तीसरा है कोशिका द्रव्य। अब ये तीनों चीजें कोशिका में कहां कहां पर होती हैं? तो मान लीजिए हमारी ये एक कोशिका है। सबसे पहला वाला प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये इसका बाहरी आवरण होता है। बाहरी जो दीवार होती है किसी भी कोशिका की उसी को कहा जाता है प्लेज्मा झिल्ली। तो ये बाहरी जो दीवार है ये हो गई हमारी प्लेज्मा झिल्ली। दूसरा है केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जो गहरा सा होता है। ठीक है, ये गहरा वाला जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये है यहां पर केंद्रक। और तीसरा है कोशिका द्रव्य। जो प्लाज्मा झिल्ली, जो ये प्लाज्मा झिल्ली है और जो ये केंद्रक है, इसके बीच में जो आपको ये खाली जगह दिखाई दे रही है ना, असल में ये खाली नहीं है, यहां पर भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। और जो हमारा ये केंद्रक है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो इसमें आधा नए का उपयोग कर सकते हैं या फिर इसमें अंकी बिंदी लगा सकते हैं। अब ये कोशिका के तीन जो मुख्य घटक हैं इनको एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली से। कोशिका का पहला घटक होता है प्लाज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये कोशिका का बाहरी आवरण होता है। तो इसके बारे में हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में। इसमें सबसे पहला है यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। कोई भी दो कोशिकाएं होती हैं, एक ये कोशिका मान लीजिए, एक ये कोशिका मान लीजिए, तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली। इन दोनों कोशिकाओं को अलग करने वाली जो झिल्ली है, जो दीवार है, उसी को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा बिंदु है यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में होती है। जो हमारी ये प्लाज्मा झिल्ली है ये जंतु यानी कि मानव या फिर जानवर जो हैं उनकी कोशिकाओं में भी होती है और पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में भी होती है। तीसरा है यह प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। जो भी ये प्लाज्मा झिल्ली है ये किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। अब ये प्रोटीन और लिपिड इसके पास आता कहां से है? तो ये आता है अंतद्रव्य जालिका से। अंतद्रव्य जालिका क्या होती है ये आगे आएगा, उसमें पढ़ेंगे। चौथा है यह वर्णात्मक परागम्य होती है। यह कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर व बाहर जाने देती है। वर्णात्मक परागम्य का मतलब होगा इसमें छोटे छोटे जो हैं छेद होते हैं जो कुछ चीजों को
अंदर से बाहर आने दे सकती हैं और कुछ चीजों को ही बाहर से अंदर जाने दे सकती हैं। जैसे गैसें हैं, ऑक्सीजन जो है वो अंदर से बाहर आ सकती है या फिर बाहर से अंदर जा सकती है। अब किस स्थिति में वो अंदर जाएगी या किस स्थिति में वो बाहर आएगी, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। पांचवा बिंदु दिया है हमें, यह लचीली होती है। लचीली यानी कि इसे मोड़ा भी जा सकता है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक परागम्य होती है, यानी कि कुछ चीजें जो हैं बाहर से अंदर जा सकती हैं इसके पार और कुछ अंदर से बाहर आ सकती हैं। तो कौन कौन सी चीजें किस विधि द्वारा इसके अंदर या बाहर जा सकती हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो यहां पर दिया है प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार या फिर कह सकते हैं हम आवागमन। आवागमन यानी कि अंदर से बाहर जाना है, इसको पार करके। तो प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थ जो है वो दो प्रक्रियाओं द्वारा, दो विधियों द्वारा अंदर या बाहर जा सकते हैं। दो विधियां कौन कौन सी हैं? इसमें पहला है विसरण और दूसरा है परासरण। तो सबसे पहले विसरण को समझ लेते हैं। इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण क्या होता है? इसमें पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता, उच्च यानी कि ज्यादा सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ जाता है। तो आगे हमें दिया है ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाती हैं। विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस कोशिका के अंदर भी जा सकती हैं और बाहर भी आ सकती हैं। बाहर कब आएंगी? जब अंदर की सांद्रता अधिक होगी। और अंदर कब जाएंगी? जब बाहर की सांद्रता अधिक होगी। अब सांद्रता क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि पार्ट 2 में आपको पढ़ाया गया है सांद्रता क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। दूसरी विधि है परासरण। परासरण क्या होता है? इस प्रक्रिया के तहत द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। बिल्कुल विसरण की तरह ही है ये परासरण। विसरण में क्या होता है? गैसें जो हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती हैं और परासरण में जो है वो द्रव पदार्थ, द्रव यानी कि कोई तरल पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। आगे दिया है जल परासरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल जो है इसके अंदर भी जा सकता है और इसके बाहर भी आ सकता है। अगर अंदर की सांद्रता ज्यादा होगी तो जल बाहर आएगा और बाहर की सांद्रता ज्यादा होगी तो जल अंदर जाएगा। अब जो जल का संचार होता है यानी कि आवागमन होता है, अंदर जाना या बाहर आना, तो ये कब होगा? और जल अंदर जाएगा तो वो कौन सा विलयन होगा, जल बाहर जाएगा तो वो कौन सा विलयन होगा, इसको समझ लेते हैं आगे वाले पेज पर। मान लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने एक जलीय विलयन लिया। जलीय विलयन के अंदर हमने एक कोशिका को डाल दिया। अब ये जो जल है ये कोशिका के अंदर जाएगा या कोशिका से बाहर आएगा? और अगर जल अंदर जाएगा या जल कोशिका से बाहर आएगा तो कोशिका के आकार पर क्या फर्क पड़ेगा? जो ये विलयन है इसमें से जल अंदर जाएगा तो इस विलयन को क्या नाम दिया जाएगा? और जो जल है अगर कोशिका से बाहर आएगा तो उस विलयन को क्या नाम दिया जाएगा? इन सब चीजों को समझ लेते हैं। तो यहां पर है सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। जो ये विलयन लिया है हमने, इसमें इसकी सांद्रता के अनुसार विलयन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अति परासरण दाबी विलयन, दूसरा है समपरासारी विलयन और तीसरा है अल्प परासरण दाबी विलयन। तो इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। अति परासरण दाबी विलयन, इस विलयन में क्या होता है? कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। ये एक कोशिका है, इसमें क्या होता है? कोशिका के अंदर की सांद्रता जो है वो ज्यादा होती है, यानी कि कोशिका के अंदर अधिक मात्रा में जल है और बाहर जो है सांद्रता जल की कम है। अगर अंदर ज्यादा है तो अंदर से जो जल है वो बाहर की तरफ निकलेगा और इस स्थिति में जल अगर कोशिका से बाहर निकलेगा तो इसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। तो किसी विलयन में हम कोशिका को डालें और कोशिका से जल बाहर निकल जाए या फिर कोशिका का आकार छोटा हो जाए तो उस विलयन को कहेंगे हम अति परासरण दाबी विलयन। इसी प्रकार से दूसरा है समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन क्या होता है? जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता जो है वो समान है, यानी कि बराबर है, तो जल अंदर तो जाएगा, जितना जल अंदर जाएगा उतना ही जल जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि सांद्रता क्या है? बराबर है। तो जो कोशिका का आकार है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, आकार बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा।
इसमें तीसरा है अल्प परासरण दाबी विलयन। इस स्थिति में क्या होता है, जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम होती है तो कोशिका के अंदर पानी जाता है और कोशिका फूल जाती है। इसमें कोशिका के अंदर की सांद्रता कम होती है और कोशिका के बाहर की सांद्रता ज्यादा होती है। बाहर ज्यादा सांद्रता होने के कारण जो जल है वो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, ज्यादा मात्रा में जल अंदर जाएगा। और जल अगर कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका का आकार जो है वो बढ़ेगा, कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है जल इतनी अधिक मात्रा में अंदर